वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज की क्लास में हम लोग अपने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो इस पे बेस्ड एग्ज़ाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट बेसिकली ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे कि सर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सपोज करो हमने एक स्कूल डिसाइड करना है अपनी लाइफ में, आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो आप उस स्कूल के बारे में पूरा ब्रीफ आइडिया लेते हो कि यहाँ की टीचिंग फैसिलिटी कैसी है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, क्या स्कोप है, सारी चीज़ों का आप जायज़ा लेते हो। अगर आपको किसी प्लेस पे विज़िट करना हो तो आप वहाँ पहले गाइड ढूंढते हो या उस प्लेस के बारे में सब कुछ पता करते हो, होटल से लेके आपके स्टे तक, आपके घूमने तक, आप हर चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हो। जब हम बड़े हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सर्कल में कुछ लोग हैं जो जॉब पे हैं, वो किसी भी जॉब को करने से पहले भी उसके स्कोप्स के बारे में जानते हैं। ऐसे ही हमारा ये चैप्टर है, क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे थे वो साइंस के नाम पे था। आपके पास एक कॉमन बुक हुआ करती थी जो साइंस के नाम से होती थी, उसमें थोड़ा सा अलग अलग करके आपने 9th-10th में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी। अब क्या है, नाउ द सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड। आपको फिजिक्स अलग पढ़ना है, केमिस्ट्री अलग पढ़ना है। नाउ साइंस डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पार्ट में हमने डिवाइड क्यों किया है और ऐसी क्या बात है कि हम फिजिक्स को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको जो पढ़ना है उसकी शुरुआत कैसे होती है। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के नाम की, तो इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। इस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। अब ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। सबसे पहला सवाल आपके पास आता है कि व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? सबसे पहले जो आपको जानना है वो क्या है, आप जानते हो जैसे आप किसी जगह पे विजिट कर रहे हो तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आप वहाँ विजिट क्यों कर रहे हो, आप वहाँ जा क्यों रहे हो, वहाँ जा करके आप क्या देखोगे, क्या सीखोगे, क्या मिलेगा आपको। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जो हमें जाननी है, वो हमें जानना है, वो है प्रिंसिपल थ्रस्ट्स ऑफ फिजिक्स। यानी दूसरी बात कि हमने इस फिजिक्स को डिवाइड क्यों किया और क्या जरूरत पड़ी अलग से पढ़ने की। फिजिक्स बेसिकली किन बातों के साथ डील करता है, क्या मेन पॉइंट है फिजिक्स को पढ़ने से पहले, वो जानना पड़ेगा। वो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स में। तीसरी बात जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे साइंटिफिक स्टडी एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी। अब भाई क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो, और साइंस में भी एक हमने अलग से ब्रांच पढ़ी है फिजिक्स, तो हमें यह पता होना चाहिए कि बेसिकली साइंटिफिक स्टडी क्या है, क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं एक नॉर्मल स्टडी में और एक साइंटिफिक अप्रोच में, क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम ये दूसरी चीज पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। पहली व्हाट इज फिजिक्स, दूसरा प्रिंसिपल थ्रस्ट, तीसरा क्या है, साइंटिफिक स्टडी एंड स्टेप ऑफ साइंटिफिक स्टडीज। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सोसाइटी। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे कि जो हमारी फिजिक्स है वो कैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कैसे फिजिक्स सोसाइटी को हेल्प करती है, क्या क्या मेन स्टेप है फिजिक्स में। इसके बाद जो हमारा अगला टॉप स्टेप है वो क्या है, वो है नेचर
ऑफ फिजिकल लॉज। ये चौथा स्टेप पढ़ना है हमें, ये पांचवा स्टेप। उसके बाद जो फिजिकल लॉज हैं उसके स्टेप्स पढ़ेंगे हम, उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली जो हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसमें जो हमने डिफरेंट लॉज के फॉर्म में दिए हैं उनका बेसिकली कैसा नेचर है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें ये पढ़ना है। इसके बाद भाई किसी भी सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट को पढ़ करके क्या एक्साइटेशन है, उसमें एक्साइटेशन ऑफ फिजिक्स, ऐसी क्या चीज है फिजिक्स के अंदर जो आपको एक्साइट करेगी, जो दूसरों से अलग होगी। जब वो पढ़ोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो वो जानना भी बहुत जरूरी है। इस चैप्टर को बेसिकली हम कुछ कुछ टर्म्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये चैप्टर 100% थियोरेटिकल है। सिर्फ इसमें आपको हम उस तरह से आइडिया देंगे जिस तरह से गाइड, किसी भी प्लेस पे आप जाते हो तो गाइड आपको बताता है कि इस प्लेस की क्या क्या अच्छी बातें हैं। तो हमारा काम भी इस चैप्टर में यही बताना है, इसीलिए हम इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। अब हमें सब चीज़ों का पता हो, इन सब बातों का कि भाई फिजिक्स क्या है, हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए, फिजिक्स सोसाइटी को कैसे हेल्प करता है, जो फिजिक्स के लॉज हैं वो कैसे रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ों का अगर हमें पता हो तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे हम किसी जगह विजिट करने जा रहे हैं, हमें पता हो कि यहाँ होटल कहाँ मिलेगा, होटल से जिन चीज़ों को घूम रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पे है, इन सब का अगर हमें आइडिया हो तो हमारे लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद हम कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे कि भाई फिजिक्स कैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज में हेल्प करता है, आज तक क्या क्या डिस्कवरीज हुई, किसने क्या किया, किसके नाम पे कौन सी रिसर्च है, ये अगर हम जानेंगे तो हमारा और भी बहुत ज़्यादा, जैसे अगर हमारे सामने कोई रिकॉर्ड सेट होता है, हमें पता होता है कि उस व्यक्ति ने अपने एग्जाम्स में 100% मार्क्स स्कोर किए थे और हमारी फैमिली में एक बंदा है वो स्कोर 98%, सो वी हैव अ सेट टारगेट इन आवर माइंड। इन द सिमिलर वे इफ वी नो अबाउट द ब्रीफ डिस्कवरीज ऑफ साइंस वी कैन पुट मोर enhance फोकस टूवर्ड द सब्जेक्ट्स। तो ये ध्यान रखें आप, हमें सब सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादातर चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसको पढ़ के फ़ायदा क्या होगा, कैसे हेल्प करेगा, ये जानना जरूरी है। तो 7वां टॉपिक ये था। और जो 8वीं बात आपको पढ़नी है इससे रिलेटेड वो क्या है, यानी पहले पढ़ लिया आपने व्हाट इज फिजिक्स, साइंटिफिक स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ नेचर, फिजिकल लॉ रिलेटेड टू द एक्साइटेशन ऑफ फिजिक्स एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज, ये पढ़ लिया आपने। क्लियर है? अच्छा चलो इसके बाद हम देखते हैं। अच्छा इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं भूल रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था, वो है आपका फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो अगर हम इन 8 टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लें तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। इस चैप्टर से हमने जितनी भी चीज़ें जाननी थी, जो समझना था, जो फिजिक्स का थीम हमें लेना था, वो इन 8 टॉपिक से आई थिंक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बाकी देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नेचर के साथ डील करता है, जो नेचर में होने वाली फिनोमेनास के साथ डील करता है। अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मैं पहले टॉपिक की बात करूं, द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फिजिक्स। पहला टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स। आप इन 8 टॉपिक्स को अच्छी तरह लिख लीजिए, हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। और पहला टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है कि व्हाट इज फिजिक्स। बताओ क्या है फिजिक्स। देखो अब थोड़ा सा फिलॉसफी की तरफ चलते हैं। जैसे एक गाइड किसी हिस्ट्रिकल प्लेस के बारे में बताता है, उसको पता है कि उस प्लेस से उसका गुजारा होता है, वैसे ही फिजिक्स पढ़ने वाले के लिए एक फिजिक्स है।
जो लोग गॉड से प्रेम लव करते हैं भाई कि भाई ये गॉड है, वैसे ही हमारा लव फिज़िक्स की तरफ है, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। जब आप भी पढ़ोगे तो आपका भी डेफिनेट लव फिज़िक्स की तरफ जाएगा। तो फिज़िक्स बेसिकली, अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करूं, जो पहला सवाल था मेरे पास कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, व्हाट इज़ फिज़िक्स, पहला सवाल। इस पहले सवाल के जवाब में अगर मैं आज से 400-500 साल पुरानी बात करूं, बिफोर न्यूटन, तो फिजिक्स इज फिलॉसफी। फिजिक्स इज फिलॉसफी। क्या था? फिलॉसफी था फिजिक्स। फिजिक्स क्या था? फिलॉसफी। जितने भी फिजिसिस्ट थे उनको ज़्यादातर पहले फिलोसोफर कहा जाता था। जैसे आप अरस्तु की बात करो, अरिस्टोटल आपने सुना होगा, वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बट उनको ग्रेट फिलोसोफर कहा जाता था, क्योंकि पहले ये चीज़ें थी कि आप नेचर को देख करके चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो और आपकी उस ऑब्जर्वेशन को ही फिलॉसफी कहा जाता था। अरस्तु का एक सिद्धांत था, अरस्तु ने कहा था कि जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ बाकी की चीज़ें, अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये अरिस्टोटल ने कहा था। ये अरस्तु का सिद्धांत था पहले, और उसको हम एक बहुत बड़ा फिलोसोफर मानते थे। तो आज से अगर मैं 500-600 साल पुरानी बात करूं तो फिजिक्स एक फिलॉसफी थी। अब अगर हम बात करें, अब डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। अब अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स क्या है? अगर अब बात करें हम, तो पहली बात, इट इज laws and principles that governs the natural phenomena। ये क्या है? ये क्या है? वो लॉज हैं, वो प्रिंसिपल हैं जो क्या करते हैं? नेचुरल फिनोमेना को गवर्न करते हैं। गवर्न्स द नेचुरल फिनोमेना इन यूनिवर्स। ये भी लिख लो साथ में। इट इज लॉ एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द नेचुरल फिनोमेना इन यूनिवर्स। जितनी भी नेचुरल फिनोमेनाज होती हैं वो क्यों हो रही हैं, उनका क्या कारण है, वो जानने वाली ब्रांच को हम फिजिक्स कह सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? इसको ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि फिजिक्स नेचर से डील करता है, तो इट इज स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। मर्जी आपकी, आप ये भी लिख सकते हो कि फिजिक्स ये है। एक्चुअल में अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से छोड़ूं तो ये मार्कर सीधा अर्थ की तरफ जाएगा। हमें पता है अर्थ अपने आसपास की चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है। अब सवाल आता है कि ये मार्कर जो है वो यहाँ से नीचे जा रहा है, ये ऊपर भी तो जा सकता था। ये ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है, पर ये कभी ना कभी तो ऊपर जा सकता है। इसको हम किस हाइट तक लेके जाएं जिसके बाद ये अपने आप नीचे ना आए, ये जानना फिजिक्स है। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि फैन घूम रहा है, हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, फैन चलने लगा, पर फैन चल क्यों रहा है, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, ये जानना फिजिक्स है। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसकी वजह से डेज और नाइट चेंज होता है। और हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना फिजिक्स है। आप अगर एक चाय का कप लो और उसको छोड़ दो, आप देखते हो थोड़ी देर के बाद वो चाय ठंडी हो जाती है। चाय ठंडी क्यों हो रही है, क्या रीज़न है चाय के ठंडे होने का, वो जानना फिजिक्स है। अगर आप उस चाय को देखो, वो चाय सर्दियों में ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी, गर्मियों में कंपैरेटिवली ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लेगी, ये जानना फिजिक्स है। आपके आसपास नेचर में जितनी घटनाएं हो रही हैं, बारिश का आना, हवा का चलना, टाइड्स का आना, ये सारी घटनाएं, इन सब पे होने वाले रिसर्च को हम फिजिक्स कहते हैं। इन पे जो हम काम कर रहे हैं, तो फिजिक्स
बेसिकली डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनास। ठीक है, आप फिजिक्स के लिए ये भी लिख सकते हो, इट इज कॉम्बिनेशन, फिजिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। क्या लिख सकते हो? फिजिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज, लिख लो आप, फिजिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। मैं लिख देता हूं, इट इज कॉम्बिनेशन of laws that explain the physical world। इनमें से जो भी डेफिनेशन आपको सूटेबल लगे वो आप फिजिक्स के लिए डाल सकते हो। फिजिक्स आपको आपके आसपास होने वाली बहुत सारी घटनाएं, लगभग ऑलमोस्ट फेनोमेनास को, फिजिक्स जो आपके आसपास होती है उन सबको एक्सप्लेन करता है। अर्थ का रोटेशन, अगर हम बात करें, चेंज इन क्लाइमेट, फ्री फॉल ऑफ बॉडी, चेंज इन टेम्परेचर, अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट, अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस, दो चार्ज रखेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, मैग्नेट के सेम पोल रिपेल करेंगे, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा। ये सारी फेनोमेनास को जानने वाले लॉज को, इन सभी के कॉम्बिनेशन को हम फिजिक्स कहते हैं। बेसिकली फिजिक्स डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ द फेनोमेनास हैपनिंग अराउंड अस। तो ध्यान रखें, फिजिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है। अगर हमें फिजिक्स को जानना है तो पहले हमें नेचर को समझना पड़ेगा, ये ध्यान रखें आप। तो फिजिक्स क्या था, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। फिजिक्स वो सब कुछ है जो आपको दिखाई दे रहा है, जिस पर आप काम कर सकते हो, आप सोच सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो। वो सब जो आपके आसपास हो रहा है उनको गवर्न करने वाले, उनको एक्सप्लेन करने वाले लॉज को हम फिजिक्स कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको दूसरा जो टॉपिक बताया था वो था प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। वो टॉपिक था प्रिंसिपल थ्रस्ट्स ऑफ फिजिक्स। देखिए, दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल थ्रस्ट्स ऑफ फिजिक्स। भाई जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को पढ़ते हुए फिजिक्स में मेन फोकस वाली बातें क्या है, फिजिक्स किन दो प्रिंसिपल्स पे काम करता है, फिजिक्स का बेसिक क्या काम है। साइंस तो हमारे पास और है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम सारे लॉज में से, जैसे हमने क्या किया, ज्योग्राफी अलग ब्रांच बना दी हमने, केमिस्ट्री के लिए हमने एटम के स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल, उनकी बॉन्डिंग, उनको समझने के लिए एक अलग से ब्रांच बना ली केमिस्ट्री। हमने लाइफ, एनिमल्स, इनके बारे में जानने के लिए बायोलॉजी पढ़ते हैं हम, बॉटनी, जूलॉजी के फॉर्म में। अब अगर हम बात करें कि हमने ये फिज़िक्स क्यों बनाई, क्या मेन दो प्रिंसिपल बातें थी, क्या मेन फोकस्ड वाली बातें थी जिसकी वजह से हमें एक नई ब्रांच फिज़िक्स बनानी पड़ी। वो दो प्रिंसिपल थ्रस्ट क्या है फिजिक्स के, पहला है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। दो बातें हैं। फिजिक्स दो बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करता है, एक तो यूनिफिकेशन और दूसरा रिडक्शनिज्म। अब बात आती है, अभी आपको पता चल गया प्रिंसिपल थ्रस्ट का क्या मतलब है। प्रिंसिपल थ्रस्ट का मतलब है द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन विच फिजिक्स वर्क्स, दैट इज द प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ द फिजिक्स। अब बात आती है कि जो हम प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स की बात कर रहे हैं वो दो हैं, पहला है यूनिफिकेशन, दूसरा है रिडक्शनिज्म। अब कोई पूछता है कि भाई यूनिफिकेशन क्या है। देखो, हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं। इस मार्कर की बात कर रहा हूं मैं, इस मार्कर को छोड़ा, ये मार्कर कहां गया, टुवर्ड्स द धरती माता। अर्थ ने भाई इसको अट्रैक्ट किया। मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकता हूं, ये मार्कर ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, अर्थ के सेंटर की तरफ आ रहा है।
इसको हमेशा अर्थ अपने चारों तरफ घूम खींच रही है। फिर हमने क्या देखा कि अगर ये सन है तो अर्थ इसके चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ये ठीक। मून हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। ये सारी फेनोमेनास एक अट्रैक्टिव फोर्स पे काम कर रही है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यूनिफिकेशन वो मेथड है, फिजिक्स का वो लॉ है जो आसपास की होने वाली बहुत सारी घटनाओं को एक सिंगल कॉन्सेप्ट में आपको समझा दे। आपको पता है जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको एक फोर्स चाहिए होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने पढ़ा है, अगर आपको सर्कुलर पाथ लेना है तो यू रिक्वायर्ड अ फोर्स विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन अर्थ एंड सन सिस्टम द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ प्रोवाइड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स। हम जो अर्थ की तरफ को आते हैं, ये मार्कर जो अर्थ पे आ रहा है वो भी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है। तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया? किन्होंने? सर आइजैक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। इसने ग्रेविटेशनल लॉ का यूनिफिकेशन किया। उन्होंने बोला कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो अर्थ पे बॉडीज को अट्रैक्ट करने के साथ साथ हेवनली बॉडीज में भी काम में आता है। वो प्लैनेट के बीच के अट्रैक्टिव फोर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और अर्थ की तरफ गिरने वाली चीजों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। यानी एक सिंगल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से न्यूटन ने बहुत सारी फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर दिया। उसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन लॉ, यूनिफिकेशन ऑफ लॉज या यूनिफिकेशन ऑफ फेनोमेनास। ये पहला प्रिंसिपल है फिजिक्स का, यूनिफिकेशन करना, आसपास होने वाली बहुत सारी घटनाओं को एक सिंगल फॉर्म में लेके आए। तो व्हाट इज यूनिफिकेशन? अगर इसकी डेफिनेशन आपसे कोई पूछे व्हाट इज यूनिफिकेशन, तो क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? इट इज an attempt to explain diverse physical phenomena. It is an attempt to explain diverse physical phenomena यानी कि बहुत सारी फिजिकल फेनोमेनास को किससे? एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करना। इट इज अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फेनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज। कैसे? इट इज अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फेनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू लॉज एंड थ्योरी of physics. It is attempt to explain diverse physical phenomena in terms of few laws and theory of physics. Theory और theory के आगे आप बोल सकते हो, concepts भी बोल सकते हो। ये यूनिफिकेशन है। यानी हमने बॉडी का ऊपर से नीचे गिरना, सन के अराउंड अर्थ का रोटेट करना, अर्थ के अराउंड मून का रोटेट करना, इन सब के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है उसको न्यूटन ने एक सिंपल ग्रेविटेशनल लॉ से एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज यूनिफिकेशन। अगर दूसरे यूनिफिकेशन की बात करूं तो वो दिया था ऑस्टेड ने, ऑस्टेड एंड फैराडे। ऑस्टेड और फैराडे ने क्या किया था? यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक
forces as electromagnetism. देखो स्टार्टिंग के टाइम में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस को अलग कंसीडर किया जाता था। आपने कुछ 10th क्लास में पढ़ा होगा, रेस्ट आप 12th में पढ़ोगे कि पहले इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस को अलग अलग डील किया जाता था, बट माइकल फेराडे और ऑस्टेड ने मिल करके यूनिफिकेशन किया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस आपस में रिलेटेड है। एक चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ करंट एंड करंट इटसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस अलग अलग फेनोमेनास को कंबाइंड करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिया। किसने? ऑस्टेड एंड फेराडे ने। तो इसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन मेथड या यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल लॉज इन फिजिक्स। दूसरा जो है वो क्या है? वो क्या है? दूसरा है रिडक्शनिज्म। अच्छा, एक चीज और है, अगर हम बात करें यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म की, तो ये दोनों लगभग एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। रिडक्शनिज्म क्या है? ये क्या है? इट इज वे टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स phenomena using simplest parts. It is way to explain complex phenomena using simplest part. यानी कि जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंपल पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शनिज्म। जैसे अगर मैं रिडक्शनिज्म की बात करूं तो क्या है रिडक्शनिज्म? है क्या? जैसे अगर आप बात करो, आप बात करो थर्मोडायनेमिक्स की, आप बात करो थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको हीट एक सिंपल फेनोमेना है, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एक्सेट्रा, ये आप 11th में पढ़ोगे। अगर मैं रिडक्शनिज्म की बात करूं तो रिडक्शनिज्म का काम है एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को छोटी छोटी एंटिटीज से लेकर के एक्सप्लेन करना। जैसे मैं बात करता हूं आपके लाइफ की, जैसे मैं बात करूं स्कूल की बात करूं, स्कूल अपने आप में अगर हम स्कूल की कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो स्कूल में प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आपकी मेन डीलिंग आपके क्लास टीचर के साथ है। तो क्लास टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, फिर प्रिंसिपल, फिर मैनेजमेंट, इन सब से मिलकर स्कूल का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है। पर आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को आपको डील किसके साथ करना पड़ता है? सब अलग अलग लोगों के साथ डील करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा डीलिंग आपकी आपके क्लास टीचर से होती है। आपके लगभग 90% प्रॉब्लम को क्लास टीचर, बाकी प्रॉब्लम को सब्जेक्ट टीचर, फिर प्रिंसिपल सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको स्कूल के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में नहीं जाना होता है। इसको रिडक्शनिज्म कहते हैं। रिडक्शनिज्म की आप और डेफिनेशन बोल सकते हो, टू एक्सप्लेन द bigger problem. To explain the bigger problem, small part is explained. To explain the bigger problem, the small part is explained. It is called reductionism. कॉपी पेन लेके बेटा राइट डाउन जरूर करते रहें, क्योंकि इतना थियोरेटिकल है कि डेफिनेशन लिखना थोड़ा सा टिपिकल होता है। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ थ्योरी है, एक तरह से कहें तो हम सिर्फ एक लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि आप चीज़ों को खुद राइट डाउन करें, मैं डिक्टेट करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? जब जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा कहीं लिख देंगे। तो बेसिकली अगर हम रिडक्शनिज्म की बात करें तो रिडक्शनिज्म इज टू एक्सप्लेन अ बिगर प्रॉब्लम, टू एक्सप्लेन अ बिगर प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर पार्ट, ठीक है? या इट इज अ प्रोसीजर और थ्योरी, इट इज प्रोसीजर और थ्योरी that reduces complex data and phenomena to simple terms. क्या है रिडक्शनिज्म? इट इज, राइट डाउन करें, इट इज प्रोसीजर और थ्योरी, इट इज प्रोसीजर और थ्योरी दैट
reduces complex data and phenomena to simpler terms। इसको हम रिडक्शनिज्म कहते हैं। जैसे आपको बताया थर्मोडायनेमिक्स को जानना है तो छोटी छोटी चीज़ों से एक्सप्लेन करो। इसी तरह से हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, उसमें भी हमने छोटे छोटे लॉज से मिलकर के पूरी थ्योरी पढ़ ली। तो ये क्या है हमारे पास, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शनिज्म। और ये दो बेसिक प्रिंसिपल हैं फिजिक्स के। जो तीसरी बात आपको समझनी है वो समझना है साइंटिफिक मेथड क्या होता है। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? तीसरी बात है साइंटिफिक मेथड। देखो, जैसे हमने कहा कि साइंस क्या है, साइंस क्या है, साइंस के लिए हम किसको साइंस कहते हैं? एक कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस। भाई हमारे चारों तरफ अलग अलग घटनाएं घट रही हैं। ये मार्कर जब गिरता है तो नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता है। चाय का गर्म कप अगर मैं सामने रखूं तो यहाँ वो ठंडा होता है, और आइस यहाँ रखूं तो आइस का ठंडा पानी गर्म होता है। ये सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद हम उसको एक्सपेरिमेंटली करके भी देखते हैं। करने के बाद हम उसका डाटा तैयार करते हैं, और ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है एजुकेशन की, पढ़ने की, लिखने की। इसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अगर हम शुरुआती दौर की बात करें, अगर हम अपने साइंस की बात करें, तो स्टार्टिंग में जब शुरुआत की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि होता क्या था। स्टार्टिंग के टाइम पे फिजिक्स को हम फिलॉसफी का नाम देते थे। क्लियर है? फिजिक्स को फिलॉसफी का नाम देते थे। आई होप कि आपने ये डेफिनेशन लिख ली होगी। साइंटिफिक मेथड क्या है? इट इज, पहले डेफिनेशन लिख लें आप, लिखते चले, लिखना बहुत जरूरी है, सेल्फ नोट बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ लिखने की बजाय आपको डिक्टेट करना मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि सब लिखना ही लिखना है। तो क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस। एक और डेफिनेशन लिख सकते हो आप, और में आपकी मर्जी है। अगर आप साइंटिफिक मेथड की बात करो, वो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। इट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन अबाउट नेचुरल वर्ल्ड। What is scientific method? It is a continuous process that includes observations about natural world। और जो हमारा साइंटिफिक मेथड है उसमें क्या है? उसमें क्या है? मैथमेटिक्स एक टूल की तरह काम करता है। एक और डेफिनेशन भी साइंटिफिक मेथड की लोग लिखते हैं, मैथमेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एम्प्लॉय इन द साइंस। उसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड। मैथमेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एम्प्लॉय इन द फील्ड ऑफ साइंस इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। तो हम साइंटिफिक मेथड के बारे में समझ गए कि क्या होता है। अब जो हमारा अगला स्टेप है ना बेटा, वो ये जानना है कि भाई साइंटिफिक मेथड की हमें जरूरत क्यों पड़ी, और क्या ऐसी बात हुई कि साइंटिफिक मेथड से हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिली। देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं, हम बात करें एटॉमिक थ्योरी की। एटॉमिक थ्योरी की बात करें, हम बात करें एटॉमिक थ्योरी की। जब हम बात करते हैं तो देखो क्या हुआ था। सबसे पहले डाल्टन आए। स्टार्टिंग में डाल्टन ने कहा कि भाई एटम सबसे छोटा पार्ट है, उससे छोटा मिल नहीं सकता। डाल्टन के बाद जे थॉमसन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया। ठीक है, कैडविक ने कैडविक ने न्यूट्रॉन और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन। तो पता चला सब एटॉमिक पार्टिकल भी हैं। फिर एटम के बाद, डाल्टन के बाद एटम का मॉडल जे थॉमसन ने दिया। थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड के बाद नील बोर ने दिया। अगर आप देखो तो डाल्टन की थ्योरी में डाल्टन ने पहले पूरा सिस्टमेटिक रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को कहीं लिखा, कहीं पब्लिश किया। उन ऑब्जर्वेशंस को जे थॉमसन ने पढ़ा, ऑब्जर्व किया, और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया।
उनको स्टार्टिंग पॉइंट से काम नहीं करना पड़ा, उनको काम वहां से करना पड़ा जहां पर डाल्टन ने छोड़ा था। एटम के बारे में तो उन्होंने बता दिया, अब एटम के बाद भी कुछ है वो जानने का काम किन्होंने किया, थॉमसन ने। अब थॉमसन ने जब काम किया, थॉमसन ने जब मॉडल दिया और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया और अंदर बता दिया कि थोड़ा सा मास है, तो थॉमसन के स्टूडेंट हुआ करते थे रदरफोर्ड, उनको बना बनाया डाटा मिला। और रदरफोर्ड के ही साथ में फेलो थे कौन, नील बोहर। इन सबको बना बनाया डाटा मिला और हमारे पास एक बहुत बड़ी एटॉमिक थ्योरी तैयार हो गई। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने पूरी तरह से लगभग डिफाइन किया। तो ये साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड में स्टार्टिंग से काम करते हैं, उसके डाटा को कलेक्ट करते चले जाते हैं। एक बंदा जो काम कर रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन को उसका अगला, फिर उनके पॉइंट्स को ऐड करके उनका अगला, और ऐसे पढ़ते हैं जैसे हम साइंस पढ़ रहे हैं। हम जो साइंस पढ़ रहे हैं अभी, बेसिकली ये किसी एक आदमी की हेल्प नहीं है, ये बहुत सारे लोगों ने इन पे रिसर्च किया, बहुत सारे लोगों की थ्योरी है, और वो सब मिल करके एक कॉम्बिनेशन पे हमें फिजिक्स मिली, बायोलॉजी मिली, केमिस्ट्री मिली। इसके बाद देखें, जब हमने अभी एटम के बारे में तो पढ़ लिया कि एटम की थ्योरी कैसे डेवलप हुई स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक मेथड से। अभी मैं आपको बता रहा था कि अर्थ के अराउंड रोटेशन की बात चल रही थी, जो अरिस्टोटल ने कहा था। अरिस्टोटल आपको पता है 385 बीसी के करीब में हुए थे, और वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे। उन्होंने ये कहा कि जो हमारा अर्थ है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और पूरा यूनिवर्स की चीज़ें उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। ये बात अरिस्टोटल ने कहा था, और अरिस्टोटल की ये बात बहुत दिनों तक चलती रही। उसके बाद लगभग 1473 में कॉपरनिकस का जन्म हुआ, और कॉपरनिकस ने कहा कि जो अरिस्टोटल ने बात कही थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्स का सेंटर जो सेंटर है वो अर्थ ना होकर के सन है, और हम सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। अब कॉपरनिकस की इस बात को सुन करके, क्योंकि वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे और अर्थ के साथ बहुत सारे लोगों का रिलीजियस बातें भी जुड़ी हुई थी, तो उनके को बहुत सारी पनिशमेंट दी गई कॉपरनिकस को, और उनकी बात को कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा था। बट उनको सपोर्ट किया गैलीलियो ने। 1564 के करीब गैलीलियो बॉर्न हुए थे, और गैलीलियो ने उनको सपोर्ट किया। तब पता चला कि कॉपरनिकस वॉज टोटली राइट, पर तब तक हम उनको खो चुके थे। हमने एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट खो दिया था, क्योंकि लोगों का ना मानने पे। पर क्या था, एरिस्टोटल की बात को सुन करके, उसके डाटा को सोच करके कॉपरनिकस ने रिसर्च किया। कॉपरनिकस की बात सुन करके गैलीलियो की रिसर्च आई। गैलीलियो के बाद ब्राहे और कैपलर वो भी इनके रिसर्च को पढ़ते गए। उसके बाद सर आइजैक न्यूटन आए और ग्रेविटेशन का लॉ बना, जिसने लगभग दुनिया ही चेंज कर दी। तो ये सब बेटा एक सिस्टमैटिक अप्रोच है पढ़ने की, इसी को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड कलेक्शन ऑफ डाटा, उससे जो हम तैयार करते हैं, इसको हम साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं। आप अभी 10th क्लास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ के आओ, पर सोचो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट से पहले डोबेनियर का ट्राइड बना, लॉ ऑफ ऑक्टेव बना, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनी, तब कहीं जा कर के आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिली। पर शुरुआत कहाँ से हो गई थी? डोबेनियर से। अरेंजमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो ये कहलाता है सिस्टमैटिक अप्रोच। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, एनालिसिस करो, रिजल्ट दो, रिजल्ट के फेलियर और इन सब चीज़ों के बारे में सोचो, तब जा करके आपको पता चलेगा कि क्या होता है। एक और फेनोमेना थी। अब आप कहोगे सर आप तो बहुत सारी फेनोमेनास बता रहे हो, पर थोड़ा सा जानना आपके लिए जरूरी है, तब आपके लिए इंटरेस्टिंग बनेगा। जब अभी आप लाइट पढ़ के आ रहे हो, लाइट में आपको बताया था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। अब सोचो, अगर आपके घर के अंदर एक डोर है, या आपने एक बल्ब लगा रखा है, और अगर मान लो ये सामने मेरे पास यहाँ एक बल्ब है, तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती तो सिर्फ कुछ ही पोर्शन चमकता। या बल्ब ना मान लो इस कमरे में बिल्कुल डार्कनेस है, और मैं क्या करूँ, एक छोटा सा होल कर दूं यहाँ, या एक विंडो बना दूं, तो यहां से जो लाइट आएगी वो लाइट सीधी होकर के सिर्फ इस वॉल पे फोकस पड़नी चाहिए। पर आप देखते हो वॉल पे ना पड़ के वो पूरे रूम में फैल जाती है। इसका मतलब लाइट सीधी लाइन में नहीं चलती। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन तो सही है, पर उसके साथ साथ लाइट की कुछ और फिनोमेनास भी सही है।
वो वेव थ्योरी हाइगन ने एक्सप्लेन की। फिर आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट वेव की नहीं है, लाइट में से तो पार्टिकल भी निकलते हैं, फोटॉन्स, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फिर आइंस्टाइन की थ्योरी आई। तो इसी तरह से साइंस डिस्कवर होता है, इसी तरह से साइंस में अचीवमेंट आती है। साइंस में कुछ भी फाइनल नहीं है, ये ध्यान रखें। नथिंग इज फाइनल इन साइंस एंड थ्योरी कैन बी चेंज्ड। आप रिसर्च करो, आप अच्छा रिसर्च करो, आप कोई नए आइडियाज़ लाओ, या कोई आपके सामने नए आइडियाज़ ला रहा है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको एनालिसिस करना चाहिए, उस पर रिसर्च करना चाहिए, और तब जा कर के फाइनली हमें ये बताना चाहिए कि भाई ये फिनोमेना सही है या गलत है। क्योंकि बिना एनालिसिस, बिना ऑब्जर्वेशन, बिना रिसर्च के तो आप कह ही नहीं सकते। भाई अगर मैं 19th सेंचुरी की बात करूं, उस समय क्लासिकल फिजिक्स थी। 20th सेंचुरी के बाद हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एटम वगैरह में बहुत सारी रिसर्च हुई है। तो अगर हम एक थ्योरी को, एक आइडिया को फाइनल मान लें तो नए आइडियाज, नई रिसर्च, नई चीज़ें कहाँ से डेवलप आएगी। तो साइंस के अंदर कुछ भी फाइनल नहीं है। साइंस में आपको लगातार काम करना पड़ता है, लगातार रिसर्च करनी पड़ती है, लगातार ऑब्जर्वेशंस देने पड़ते हैं, और उसी को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो ऑब्जर्वेशन सबसे बेटर तरीका है। इसके बाद जब हम बात करते हैं साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। साइंटिफिक अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप्स, ये जरूर लिख लें एक एक करके। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी। अगर आप साइंटिफिकली किसी चीज को स्टडी करना चाहते हो तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला क्या है? पहला है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन यानी सबसे पहले आपके आसपास जो हो रहा है, पहले आप उसको ऑब्जर्व करो। क्लियर है? सबसे पहला काम है उसको ऑब्जर्व करना। उसके बाद क्या है? ऑब्जर्वेशन के बाद आप जब ऑब्जर्व कर दिया, तब आप अपने हिसाब से कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करो। अपनी कंडीशंस लगा के लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करो। पहले ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है दुनिया में, कौन सी नई चीज आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद क्या करो? आप कंट्रोल तरीके से एक्सपेरिमेंट करो। उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग दो। क्या देना है इसके बाद? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। सोचो, उसके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पार्ट को सोचो कि ये क्या सही है जो मैं देख रहा था और जो मैंने यहां किया है। इसके बाद क्या करना है आपको? मैथमेटिकल रीजनिंग। उसके बाद आप मैथमेटिकल फॉर्मूला दे सकते हो तो वो दे दो, मैथमेटिकल रीजनिंग दे दो। भाई आपने जो ऑब्जर्व किया, उसको आपने एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपने उसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद अगर आप उसके लिए कोई सूटेबल फॉर्मूला दे सकते हो तो दे दो। इसके बाद क्या कर सकते हो? अगर आपने फॉर्मूला दे दिया तो उसके बाद क्या करो? प्रेडिक्शन एंड यूनिफिकेशन। प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन, सॉरी नॉट यूनिफिकेशन, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन। इसके बाद पांचवा स्टेप है, जो फॉर्मूला आपने बनाया वो क्या है? प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन। तो ये 5 स्टेप हैं साइंटिफिक स्टडी के। इनको आप लिख लें और अब मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं कि भाई ये पांचों स्टेप में है क्या। सबसे पहला है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपके आसपास जो हो रहा है, समथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड यू, यू हैव टू ऑब्जर्व इट केयरफुली इन साइंटिफिक मेथड। द फेनोमेना शुड बी ऑब्जर्व केयरफुली। जैसे मान लो अभी हमने चाय की बात कर रहे थे, गर्म चाय का ठंडा होना, आइस का गर्म होना, ठीक है। अगर हम एक रस्सी को घुमा रहे हैं, अगर हमने एक रस्सी में एक पत्थर बांधा है, एक रोप में हम एक पत्थर बांध देते हैं और उसको हम घुमाते हैं, आपको पता है कहीं पर भी पत्थर टूटेगा तो वो टेंजेंशियली निकलेगा अगर आप ऐसे घुमा रहे हो तो। या अगर आप टायर से देखो
तो मड हमेशा टेंजेंशियली निकलता है। आप नाइफ को शार्प करते हो तो उससे जो फायर निकलती है वो भी टेंजेंशियली निकलती है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन से कुछ है ना, कि रोप जब टूटती है तो ज़्यादातर नीचे वाले पार्ट में ही क्यों टूटती है, और टूटने के बाद टेंजेंशियली क्यों जाती है, मड टेंजेंशियली क्यों निकलता है, फायर टेंजेंशियली क्यों निकलता है, ठीक है, स्प्रिंग जब हम दबाते हैं या खींचते हैं तो वो वापस क्यों आता है। ये सारी फेनोमेनास आपके चारों तरफ हो रही हैं, आपने देखा, इसको कहते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। आपने देखा कि भाई बारिश आ रही है, पर आपने देखा बारिश से पहले थोड़ी हवाएं शांत हो रही है, कभी कभी ज़्यादा हवा में भी आ रही होती है, पर बारिश आती है। क्यों आती है बारिश, क्या रीज़न है। पहले तो आपने देखा कि बारिश आ रही है, उसके बाद सोचो बारिश क्यों आ रही है, हो क्या रहा है। इसके अलावा देखो अर्थ का रोटेशन, कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रहा है तो उसको बाउंड करने के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। अब ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपका जो दूसरा स्टेप होता है वो कंट्रोल तरीके से एक्सपेरिमेंट करना होता है। जैसे मान लो अगर हम बारिश की बात कर रहे थे अभी कि भाई बारिश आती है, तो उसके लिए तो हमने कि सिंपल बताया कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, गर्मी से पानी ऊपर गया, ऊपर जा करके पानी ठंडा हुआ, ठंडा होकर के पानी वापस आ गया। इसको आप अपने घर में भी कर सकते हो। क्या करो, बर्तन ले लो भाई, बर्तन ले लो, बर्तन लेने के बाद उसको क्या करो, बर्तन ले लो, बर्तन में पानी डाल दो, पानी डाल करके उसको गर्म करो और उसके थोड़ा ऊपर आइस रख दो। आप देखोगे आइस से वो भाप टकरा करके वो भाप ड्रॉप के फॉर्मेट में दोबारा नीचे आता रहेगा। बारिश आपने करा दिया, आर्टिफिशियल बारिश, ऑब्जर्व भी किया, एक्सपेरिमेंट भी किया कि भाई जब बहुत गर्मी पड़ेगी वहाँ से पानी वेपराइज होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से कूल कंडेंस होकर के नीचे आएगा, बारिश आ गई। ये तरीका है। आपको पता चला कि फायर टेंजेंशियली आ रहा है, आपने एक फ्लाई व्हील ले ली और फ्लाई व्हील पे कुछ चीज़ों को डालते गए, आपने देखा वो टेंजेंशियली आया। फिर आपने ऑब्जर्व किया कि यार इसमें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियली होती है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की। तो सबसे पहले आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उसको कंट्रोल तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। जैसे मान लो मैं इसकी बात करूं, हमने पता है जब हमने फ्री फॉल में पढ़ा था, फ्री फॉल के रूल के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो ये मार्कर और एक कागज बराबर टाइम पे जमीन पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी में जो होता है अगर आप फ्री फॉल में डालो तो वो मास से इंडिपेंडेंट होता है। एक पेपर और ये मार्कर बराबर टाइम पे अर्थ पे पहुंचना चाहिए, पर आप देखते हो कि ये बराबर टाइम पे अर्थ पे नहीं पहुंचता। पर अगर आप इसको वैक्यूम में करके देखो कंट्रोल तरीके से, तो आप देखोगे कि पेपर और मार्कर दोनों बराबर टाइम में पहुंच रहे हैं। तो किसी भी ऑब्जर्वेशन के बाद, कोई भी प्रिडिक्शन से पहले हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा लेबोरेटरी कंडीशंस में। इसके बाद जब हमने एक्सपेरिमेंट कर दिया, उसके बाद हम उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, छोटी और बड़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि भाई ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका पूरा ऑब्जर्वेशन करना। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद अगर कोई मैथमेटिकल फार्मूला बनता है तो वो मैथमेटिकल फार्मूला देना और उसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू और फार्मूले में लगा करके वैल्यू को कैलकुलेट करना, ये पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है और इसी से कोई साइंटिफिक रिसर्च पूरी होती है। एक अगर आप आगे जाओगे वेव्स में, एक न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ोगे कि न्यूटन ने साउंड वेव की स्पीड निकाली थी एयर के अंदर, और उन्होंने क्या किया था, उसको एक आइसोथर्मल प्रोसेस मान लिया था। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, तो मैं हल्का आपको बता देता हूँ। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो क्या किया था, साउंड वेव की स्पीड को निकालने के लिए न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, पर वो फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली करेक्ट नहीं था। फिर लैप्लेस ने उसमें करेक्शन किया। तो पहले ऑब्जर्वेशन करने के बाद न्यूटन ने फॉर्मूला दिया, पर वो फॉर्मूला बाद में जाके करेक्ट किया गया। किसने करेक्ट किया, लैप्लेस ने करेक्ट किया। तो कोई भी फॉर्मूला जब हम दे रहे हैं तो देने के बाद उस फॉर्मूले की वेरिफिकेशन भी करनी होती है कि वो फॉर्मूला ठीक है या नहीं है, जो कि सबसे लास्ट स्टेप है हमारा वेरिफिकेशन और प्रेडिक्शन का। इसके बाद देखो ये चैप्टर थोड़ा सा थियोरटिकल है, थोड़ा क्या पूरा ही थियोरटिकल है, तो मैं चाहूँगा कि इसको एक ही लेक्चर में ख़त्म किया जाए। तो इसीलिए लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो डोंट वरी, हम इसको एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ, इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं, बट थोड़ा सा अगर हम पढ़ लें तो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इसके बाद देखें
जो मैंने अगली चीज आपको बताई थी, तो ये तो साइंटिफिक स्टडी क्या है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये आपने पढ़ा। इसके बाद ये साइंटिफिक स्टडी हो गया। इसके बाद ये थर्ड पार्ट था। इसके बाद क्या पढ़ना है हमें? जो हमें फोर्थ पार्ट पढ़ना है वो क्या है? फिजिक्स। वो पढ़ना है हमें फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अब जो हमें पढ़ना है कि फिजिक्स कैसे टेक्नोलॉजी और सोसाइटी से रिलेटेड होती है। आपको पता है टेक्नोलॉजी और फिजिक्स दो अलग अलग ब्रांचेस हैं। कभी कभी टेक्नोलॉजी फिजिक्स के प्रिंसिपल का यूज़ करता है और कभी कभी टेक्नोलॉजी फिजिक्स का एक नया प्रिंसिपल दे देती है। दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते। देखो आपके पास फैन है, फैन आपको पता है फिजिक्स का प्रिंसिपल है क्या? करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। इस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी ने हमें जनरेटर दिया, पर जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। एक हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन पढ़ा था, पढ़ा होगा शायद आपने, नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा डिटेल हम आगे दे देंगे। पॉपुलेशन इन्वर्जन, इस पे बेस्ड क्या है? लेज़र। सेमीकंडक्टर चिप है, सेमीकंडक्टर्स कि जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी फिज़िक्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फिज़िक्स बोलते हैं। ठीक है। उस इलेक्ट्रॉनिक फिज़िक्स को पढ़ने के बाद टेक्नोलॉजी ने हमें क्या दिया? कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें दी। तो आज हम जिस एज में हैं, इस एज में टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी बिना टेक्नोलॉजी के नहीं रह सकती, और टेक्नोलॉजी को गवर्न करने के लिए बहुत बार हमें फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ती है, और टेक्नोलॉजी कई बार फिज़िक्स के नए प्रिंसिपल्स को जनरेट कर देता है। ठीक है। जैसे EMI पे आपको क्या बताया? EMI पे क्या बेस्ड है? मोटर और जनरेटर। ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल है फिज़िक्स का प्रिंसिपल, एरोप्लेन बना दिया टेक्नोलॉजी ने। ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन पे लेज़र बन गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करके कंप्यूटर बना लिया। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट से हमने हीटर वगैरह बना लिया, बल्ब वगैरह बना लिए। तो ये फिज़िक्स और टेक्नोलॉजी इस तरीके से आपस में रिलेटेड है। फिज़िक्स और टेक्नोलॉजी को आप सेपरेट नहीं कर सकते, और फिज़िक्स और टेक्नोलॉजी मिल करके किसी न किसी तरह से सोसाइटी की बहुत हेल्प करते हैं। बिना टेक्नोलॉजी के आजकल सोसाइटी का जीना बहुत, सोसाइटी में रहना बहुत प्रॉब्लम है। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों की हमें इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है कि हम दिन ब दिन एडवांस होना चाहते हैं। हमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और टेक्नोलॉजी को किसी न किसी तरीके से फिज़िक्स सपोर्ट करता है। इसी तरह इससे हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, फ़िज़िक्स सोसाइटी को भी सपोर्ट करता है। तो अगर सोसाइटी की ग्रोथ के लिए काम करना है तो फिज़िक्स पढ़ना है ना? सिंपल बात है। इसके बाद देखो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। भाई ये तो हमारा चौथा पार्ट था, और पांचवा पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। पर ऐसी क्या बातें हैं कि फिजिक्स हमको एक्साइट करती है? देखो आप स्कूल में हो, स्कूल में आपको किसी चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया, तो घर जाने के लिए आपको बहुत जल्दी होती है, क्योंकि आपके मन में एक्साइटमेंट होती है कि आज हमें घर वालों को सरप्राइज़ देना है कि हमने एक इनाम जीता है। या आपके फादर आपके लिए कोई चीज़ परचेज करके लाए, वो आपको सरप्राइज़ देते हैं, आप उसको देख के एक्साइटेड होते हो। कुछ नई एक्स्ट्रा अलग सी चीज़ें, मान लो आपके घर में कोई नया फ़ोन आया, तो आपके लिए उस समय तक एक्साइटमेंट है जब तक आप उसके फंक्शन को ना समझ पाओ। इसी तरह से फिजिक्स में क्या एक्साइटमेंट है? देखो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स को हम साइंस के किसी भी ब्रांच से जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं हम उसको अलग नहीं कर सकते। फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है। देखो बेसिकली जहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है एटम से, जहाँ, और हमें पता है कि एटम को बाउंड करने के लिए न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये जो सारी फोर्सेस की कहानी है
और क्योंकि केमिस्ट्री अपने आप में इतनी बड़ी हो जाती है, इसीलिए इन सब फोर्सेस को डिस्कस करने के बाद हमने केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, एटम वगैरह के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक अलग से सेपरेट ब्रांच बना ली और जिसको केमिस्ट्री कहा। तो बेसिकली अगर हम शुरुआत करें तो फिज़िक्स जो है वो केमिस्ट्री को सपोर्ट करता है, उसको डिफरेंट टाइप मतलब जो फोर्सेस के ओरिजिन के बारे में बताता है। तो फिज़िक्स की एक्साइटमेंट क्या है कि फिज़िक्स हेल्प्स केमिस्ट्री। फिर हम बात करें फिज़िक्स हेल्प्स बायोलॉजी। जितने भी मेडिसिन की फॉर्म में मेडिसिन वगैरह की कंपनीज़ हैं, अगर आप कहीं पर भी देखें, आप दवाइयाँ बन रही हैं, उनके लिए जितने इक्विपमेंट हैं, अगर आप बेसिक बात करें बायोलॉजी की, किसी भी डॉक्टर को जो इक्विपमेंट चाहिए, इवन थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप से लेकर माइक्रोस्कोप से लेकर के रिसर्च में जितनी चीज़ें चाहिए, वो सारे इंस्ट्रूमेंट फिज़िक्स के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। तो फिज़िक्स उस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। हाँ, फिजिक्स को सपोर्ट चाहिए मैथमेटिक्स का, जो मैथमेटिक्स एक्ट एज अ टूल फॉर द फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आपने पढ़ा है। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी ब्रेन से कंट्रोल होती है, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि लगभग साइंस की सारी ब्रांचेस के लिए एक तरह के ब्रेन का काम करता है फिजिक्स। बट हर सब्जेक्ट अपने आप में अलग मायने रखता है। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट। हम ये नहीं कह रहे कि हम फिजिक्स वाले सुपीरियर हैं या फिजिक्स इज अ सुपीरियर सब्जेक्ट। एवरी सब्जेक्ट इज सुपीरियर, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच नॉलेज यू आर गेनिंग, आपको कितना मिल रहा है। बट हम अगर बात करते हैं फिजिक्स की एक्साइटमेंट की, तो एक्साइटमेंट हमें वो चीज़ें देती हैं जो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हों, जो बहुत सारी चीज़ों से को सपोर्ट कर सके। तो हमारा फिजिक्स एक ऐसा सपोर्टिव ब्रांच है साइंस का, जो कि अपने साथ साथ बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस को साइंस की सपोर्ट करता है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सबको हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। इसके बाद जो हमारी बात आती है वो आती है फंडामेंटल फोर्सेस। देखो, फिजिक्स में जब हम बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, देखो फोर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने किसी चीज को धक्का दिया, हम दीवार को धक्का देते हैं, कोई हमको धक्का देता है, हम देख रहे हैं कि मार्कर ऊपर से नीचे आता है, ऊपर की चीज नीचे आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टेड है। तो दुनिया में धक्का देने वाली मस्कुलर फोर्स, ठीक है, आपसे कोई चीज़ टकरा गई, उसने अपना मोमेंटम आपको दे दिया, आप चलने लगे, आपको कोई धक्का दे रहा है, आपको कोई खींच रहा है, ये सब अलग अलग तरह की फोर्सेस है। बट इन सब को कंबाइंड करके जब स्टडी की गई, यानी आपको पता है फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल यूनिफिकेशन, जब यूनिफिकेशन किया गया तो पाया गया कि नेचर में सिर्फ 4 ही तरह की फंडामेंटल फोर्सेस हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, आपसे पूछेगा कि कितने टाइप की फंडामेंटल फोर्सेस है, तो टिल रिसर्च अभी तक जो हमें पता चल रहा है कि 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेस हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता ही है, जो दुनिया के किसी भी 2 मास के बीच में लगता है, F=G m1m2/r²। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है F, वो K(Q1Q2/r², या मैग्नेट में K m1m2/r²। m क्या है, पोल स्ट्रेंथ होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। तो 2 फंडामेंटल फोर्सेस, एक ग्रेविटेशनल, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तीसरी जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अच्छा, इसकी जो रेंज होती है, इनकी जो रेंज करूं मैं, ये इनफाइनाइट तक होती है, 0 to इनफाइनाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की भी 0 to इनफाइनाइट होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर कोई बात करे आपसे, तो 10⁻⁻15 मीटर सिर्फ कुछ फर्मी में होती है, फर्मीज में। और एक होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये 10⁻16 मीटर, ये और छोटे रेंज के लिए होती है। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो आपको पता ही है, जो 2 मैग्नेट्स के बीच में होता है, नॉर्थ के बीच में, नॉर्थ साउथ के बीच में, साउथ नाउथ के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
जो कि चार्जेस के बीच में होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है ये दो मासेस के बीच में होता है। इसके बाद बात आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। देखो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन हैं और एज पर कोलम्बिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, पर वो रिपेल नहीं करते। रिपेल करने के बावजूद भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, जो ये जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है इसके कंपैरिजन में, और इससे 100 टाइम्स स्ट्रांगर जो होता है वो ये वाली फोर्स होती है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। यानी न्यूक्लियस एक छोटा सा लगभग 10 की पावर -15 मीटर होता है न्यूक्लियर का साइज। उस साइज के अंदर 10 की पावर -14 -15 मीटर के अंदर इतने सारे प्रोटॉन हेल्ड करके रहते हैं, और उसका कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। याद रखना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है। और न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है और बराबर होती है। जितना फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में है, द सेम फोर्स इज बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स स्ट्रांगर होते हैं। इसके बाद क्या देखा गया, जब प्रोटॉन का डिके होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निकलता है, मान लो प्रोटॉन आप न्यूक्लियस के अंदर डिके होता है, मैसॉन निकलता है, आप बोसॉन थ्योरी भी पढ़ोगे तो आपने देखा कि वो जो पार्टिकल्स जो निकलते हैं, बीटा पार्टिकल्स जो निकलते हैं डिके होने के बाद, न्यूक्लियस के डिके होने के बाद, न्यूक्लियस के टूटने के बाद, न्यूक्लियस में अपने आप रेडिएशंस बाहर आती है, उनके बीच में भी एक फोर्स होता है जो कि इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कम होता है। उसका नाम वीक न्यूक्लियर फोर्स रखा गया, और वो जो न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएट होने वाले पार्टिकल्स हैं उनके बीच में होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और उसकी रेंज लगभग 10 की पावर -16 मीटर के करीब होती है। ये आप ध्यान रखना। तो फिजिक्स की सबसे बड़ी बात क्या है कि फिजिक्स जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर मैं बात करूं, कहाँ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? ये रहा, कहाँ है? ये रहा, 10 की पावर -15 ये रहा। अब यानी वीक बोल तो 10 की पावर -16 से लेके इन्फिनिटी, इतने बड़े रेंज को न्यूक्लियर ये फोर्सेस कवर करता है। अगर आप लेंथ की बात करो, लेंथ की, तो भाई साइज ऑफ यूनिवर्स 10 की पावर 26 मीटर के करीब होता है, और अगर आप एटम की बात करो तो 10 की पावर -14 मीटर के करीब होता है। ये देखो रेंज, ये एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है। इतने दूर दूर तक के डिस्टेंसेस को, इतने पास से इतने दूर तक के फोर्सेस को डील करना फिजिक्स का काम है। इसके बाद जब हमने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ लिया, आपको एग्जाम में ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होती हैं और वो कितने तरीके की होती है। तो 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेस हैं, और यही फोर्सेस अवेलेबल हैं। इनके अलावा हमें 5वें फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना। 5वां फोर्स इन्हीं में से किसी का हिस्सा होगा, तो ध्यान रखें। इसको राइट डाउन भी करते रहें आप साथ साथ। जो भी मैं बोल रहा हूँ, अपने नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी के चैप्टर की रीडिंग बहुत बढ़िया है, बेटर है, पर ये आप जरूर लिख लें, जो चीज़ें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ या जो मैंने आपको स्पेशली डिक्टेट करके बोली हैं वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं साइंटिस्ट एंड डिस्कवरीज की। देखो, बहुत सारे प्रिंसिपल्स आए, बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। हर साइंटिस्ट के नाम पे लगभग बहुत सारी थ्योरीज हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट, हर साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम पे बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और होता क्या है हमसे मोस्टली पूछा भी जाता है कि ये थ्योरी किसने बताया था, इसको डिस्कवर किसने किया था। जैसे हम बात करते हैं सिंपली लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था? गैलीलियो ने। ज़्यादातर लोग न्यूटन समझते हैं, बट याद रखना गैलीलियो। बायोन्सी का प्रिंसिपल किसने दिया था?
आर्किमिडीज ने, ठीक है। टेलीफोन किसने बनाया? ग्राहम बेल ने। तो ये सब इंफॉर्मेशन आप गूगल से भी कलेक्ट कर सकते हो, बुक्स की मदद भी ले सकते हो, एनसीईआरटी की मदद भी ले सकते हो। आपको इंडिया में जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनकी रिसर्च का जरूर ध्यान रखना है। जैसे हम अगर बात करें इंडियन साइंटिस्ट की बात करें, किसकी बात करते हैं? मान लो सबसे पहले जेसी बोस का नाम आता है। जेसी बोस ने क्या बताया था? अल्ट्रा शॉर्ट वेव के बारे में बताया था। अल्ट्रा शॉर्ट वेव किन्होंने बताया? जेसी बोस ने। इसके बाद सीवी रमन इफेक्ट। क्या होता है रमन इफेक्ट? स्कैटरिंग होती है लाइट की। लाइट जब किसी मीडियम में से ट्रेवल करता है तो उसके मॉलिक्यूल से लाइट स्कैटर कर जाता है, उसको रमन इफेक्ट कहते हैं। सीवी रमन ने दिया था और रमन इफेक्ट उनके नाम पे है। इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट मॉलिक्यूल्स, ऐसा भी कह सकते हो, या रमन इफेक्ट कह दो उसको। और सीवी रमन ने दिया था रमन इफेक्ट, और उनको 1930 में इसके लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ये ध्यान रखें, सीवी रमन इफेक्ट के लिए 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला, फर्स्ट इंडियन फिजिसिस्ट, ठीक है। इसके बाद एमएन साहा हैं, थर्मल आयनाइजेशन के लिए उनका रिसर्च में नाम है, थर्मल आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया। एसएन बोस है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स बताया उन्होंने। तो कौन से नाम बताए मैंने आपको? जेसी बोस अल्ट्रा शॉर्ट वेव के लिए, सीवी रमन इफेक्ट के लिए, और उनको नोबेल भी मिला 1930 में। इसके बाद एमएन साहा जिन्होंने थर्मल आयनाइजेशन के बारे में बताया। इसके बाद एमएन साहा के बाद एसएन बोस, उन्होंने क्वांटम स्टैटिक्स के बारे में बताया। इसके बाद होमी जहांगीर भाभा जिनके नाम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, होमी जहांगीर भाभा, उनके नाम पे क्या है? कैसडैक प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन पे उन्होंने काम किया, होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद एस चंद्रशेखर जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट, स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया और चंद्रशेखर लिमिट दी 1983 में। इनको भी नोबेल प्राइज मिला था, ये ध्यान रखें। तो ये हमारे इंडिया के मेन साइंटिस्ट थे जिनकी हम बात करें 6, जेसी बोस, सीवी रमन, एमएन साहा, एसएन बोस, होमी जहांगीर भाभा और एस चंद्रशेखर। और इनमें से हमारे 2 इंडियन फिजिसिस्ट को, एस चंद्रशेखर और सीवी रमन को नोबेल भी मिला। रमन जी को 1930 में मिला और एस चंद्रशेखर को 1983 में मिला। ये ध्यान रखें आप, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इंडियन फिजिक्स रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें पता हों। इसके बाद जो सबसे लास्ट स्टेप है साइंटिस्ट के बाद, वो क्या है? कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ इन फिजिक्स। देखो फिजिक्स में बहुत सारे कंजर्वेशन प्रिंसिपल हैं और कुछ आप पढ़ के आ रहे हो। आपने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ऊर्जा ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, उसको आप क्या करते हो? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। जैसे ऊपर से एक पेन गिरेगा तो इसकी यहाँ पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल है, जब ये नीचे आएगा तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती चली जाएगी। नीचे हिट करते ही साउंड क्रिएट होगी, हीट क्रिएट होगी, स्पार्क भी हो सकती है। तो एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ना तो क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा कि भाई मैं दौड़ता हुआ आया, इससे टकराया, यहाँ से यहाँ चला गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप पढ़ोगे बर्नौली प्रिंसिपल में, ठीक है, जिसपे बेस्ड आप प्लेन वगैरह बने हैं, जिसपे बेस्ड बर्नौली प्रिंसिपल पे। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम तो आपने पढ़ लिया, एंगुलर मोमेंटम आपको पढ़ना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वो भी आपको 12th में पढ़ना है। तो फिजिक्स में बहुत सारे कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स भी हैं। तो जो आज की क्लास में मैंने आपको 8 मेन टॉपिक बताए कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के मेन बेसिक प्रिंसिपल क्या है, साइंटिफिक रिसर्च क्या है, उसके मेथड्स क्या हैं, फिजिक्स किस तरह से सोसाइटी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, फिजिक्स की एक्साइटमेंट क्या है, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स में किसने क्या क्या रिसर्च किए हुए हैं, उन साइंटिस्ट के नाम और स्पेशली इंडिया के बारे में। इसके बाद फंडामेंटल फोर्सेस और लॉज ऑफ कंजर्वेशन, नेचुरल लॉज ऑफ कंजर्वेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एक बार आपको एनसीईआरटी की रीडिंग भी मारनी है, थ्योरेटिकल चैप्टर है,
आपको बेसिकली ये समझना है कि हमारी फिज़िक्स है क्या, जिस फिज़िक्स को हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें लाइफ में कितना बेनिफिट देगा, वो सोसाइटी को कितना बेनिफिट दे रहा है, वो और अदर सब्जेक्ट्स को कितना बेनिफिट दे रहा है, ये सब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको आज की क्लास थोड़ी थियोटिकल थी बट समझ में आई होगी। किसी भी डाउट, किसी भी प्रॉब्लम के लिए कमेंट जरूर करें, क्योंकि क्लास आपकी है। पढ़ते रहें, कमेंट करते रहें और किसी भी नई प्रॉब्लम के लिए ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।